नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से इससे पहले के वीडियो में हमने राजस्थान की भूभौतिक प्रदेश की वस्तु स्थिति, उसके निर्माणकारी जो तत्व थे उनकी भूमिका, उच्चाउच्चों की विविधता और राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश का भारत की तुलनात्मक दृष्टि से विविधताओं का अध्ययन किया था और उसके कुछ एक निर्माणकारी जो फैक्ट थे उन पे फोकस किया था। आज हम राजस्थान के भूभौतिक प्रदेशों का क्रमवार अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश को मेन रूप से हम कहेंगे मेनली 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा है, जिसमें प्रमुख भूभौतिक प्रदेश आते हैं। इसमें है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का मरु प्रदेश, या इसको कहेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय भाग का मरुस्थलीय भाग। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश सेकंड नंबर पे जो आता है, 4 भागों में बांटा गया है। सेकंड नंबर पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद आता है पूर्व का मैदान। थर्ड नंबर पे क्या आता है? पूर्व का मैदान। और फोर्थ नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये पूरे राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश का डिवाइडेशन है, इसका भौतिक विभाजन है। और इसी विभाजन को हम केंद्र बिंदु में रखते हुए हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे प्रमुख भूभौतिक प्रदेश का। भूभौतिक प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं तो कुछ एक तथ्य हमारे सामने आते हैं। जो राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश है, सबसे पहले हम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है। राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, राजस्थान का जो थार का मैदान है, हम कहें कि ये जो थार का मरुस्थल है, इसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैव विविधता इसमें जो वे इसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। और थार का जो मरुस्थल, इसका एक और फैक्ट है, इसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है किसी भी मरुस्थल की तुलना में। विश्व में किसी भी मरुस्थल की तुलना में थार के मरुस्थल में जो डेंसिटी है, जन घनत्व, तो जन घनत्व वो क्या है? सर्वाधिक है, टॉप पे है। वो क्या है? सर्वाधिक है। और ये संपूर्ण राजस्थान के 60% लगभग, कितने? 60% भाग में विद्यमान है राजस्थान का मरुस्थल। और इसकी वैसे लें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी, ये जैसे मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसका एक और आंकड़ा आता है। ये राजस्थान के जो कुल भूभौतिक प्रदेश है उसका 16% के लगभग है और उसमें 40% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट बनता है, ये रेशो है हमारे मरुस्थल का। और ये मुख्य रूप से राजस्थान के 12 जिलों को डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से 12 जिलों को प्रभावित करता है। वो 12 जिले कौन कौन से हम देखेंगे। ये 12 जिले हैं। ये राजस्थान का मैप है, ये डायग्राम है। तो ये जो 12 जिले, हम इधर से चलेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, ये सब जिले हैं। इन सब जिलों को प्रभावित करता है, राजस्थान के 12 जिलों को ये प्रभावित करता है थार का मरुस्थल। और इस थार के मरुस्थल की और विशेषताएं हैं, उनका हम व्यापक रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो थार का मरुस्थल है या अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। इसको सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में इसका डिवाइडेशन करते हैं।
इसका हम कितने भागों में डिवाइडेशन करते हैं? 4 भागों में। जो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं कि इसकी जो विविधता है उसको समझने के लिए सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क एवं रेतीला प्रदेश, इसमें जैसे मैंने कहा था कि मेनली 12 जिले आते हैं, राजस्थान के 12 जिले जो हमने अभी इंगित किए थे। उसके बाद आता है लूनी बेसिन, या इसको हम लूनी व जवाई बेसिन भी कहते हैं। लूनी नदी बेसिन और जवाई नदी बेसिन, तो इसको क्या लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश या हम कहे बांगर प्रदेश, बांगड़ नहीं बांगर प्रदेश, शेखावाटी या बांगर प्रदेश। उसके बाद आता है घग्गर का मैदान, और घग्गर का मैदान कहाँ आता है? गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र। और इसके पूर्व के वीडियो में क्या बताया था, इसे गंगा नगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर नदी प्रभावित होती है, और उसके जो निचले भाग है उसको पाट को नाली कहा जाता है। और घग्गर नदी जब अपने पीक पे होती थी, उफान पे, तो इसका जो जल था वो कहाँ तक पहुंच जाता था? गंगानगर का इसका उफान घग्गर नदी का इसका पहुंच जाता फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। ये बिल्कुल एक फैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं? शुष्क एवं रेतीला मरुस्थल, इसकी क्या क्या विशेषताएं, शुष्क एवं रेतीले मरुस्थल की क्या क्या विशेषता है, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। जो शुष्क एवं रेतीला जो पश्चिम का मरुस्थल है, जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या क्या विशेषता है। इस मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको मैंने कहा 4 भागों में बांटा गया है, और इन 4 भागों में डिवाइड इसलिए किया गया है कि इसकी हम अच्छे से इसकी विशेषताओं को पढ़ सकें। और इस मरुस्थलीय प्रदेश की एक और विशेषता है, इसकी जो हाइट है, समुद्र तल से ऊंचाई, क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। इसकी उत्तर पूर्व 300 मीटर और दक्षिण की ओर 150 मीटर। जो महान मरुस्थल प्रदेश का समुद्र तल से ऊंचाई उत्तरी पूर्वी दिशा में, कौन सी उत्तरी पूर्वी दिशा में कितना है? 300 मीटर, और दक्षिणी दिशा में, दक्षिण में है 150 मीटर। ये इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है महान मरुस्थल की। अब उच्चावच की दृष्टि से इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उच्चावच की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उच्चावच की दृष्टि से, किसके दृष्टिकोण से? उच्चावच के दृष्टिकोण से, उच्चावच के दृष्टिकोण से महान मरुस्थल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या मैं कहूं कि 4 भागों में बांटा गया है। महान मरुस्थल प्रदेश संपूर्ण बालू का मैदान, इसमें क्या आएगा? संपूर्ण बालू का मैदान। संपूर्ण बालू प्रदेश नहीं सॉरी, मैदान, संपूर्ण बालू का मैदान। इसमें संपूर्ण बालू का जो बालू से आच्छादित मैदान है, और ये मैदान मेनली क्या है? भारत एवं पाक सीमा के समीप या उसके सारे, और भारत और पाक सीमा कितनी है? 1070 मीटर। भारत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लाइन गुजरती है, जिसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कितनी है? 1070 मीटर। उसके बाद आता है बाड़मेर और जैसलमेर का केवल मात्र चट्टानी प्रदेश। बाड़मेर और जैसलमेर का कौन सा? चट्टानी प्रदेश, बाड़मेर। उसके बाद आता है लघु मरुस्थल, 3rd नंबर पे लघु मरुस्थल जो है वो कच्छ के रण से लेकर के बीकानेर तक। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। जो किसके लिए कच्छ का रण? या ले लेते हैं, कच्छ किस लिए विख्यात है? कच्छ के रण में क्या मिलते हैं?
सफेद शेर एवं अधिक मात्रा में जैव विविधता। जैव विविधता, इसके लिए ये क्या है, विख्यात है कच्छ का रण। उसके बाद आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, और अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन सा आएगा, लूनी नदी का बेसिन, जो लूनी नदी है उसका बेसिन, और उसके बाद क्या आएगा, शेखावाटी प्रदेश, ये सब चीजें आएंगी। लूनी नदी का बेसिन और ये सब चीजें आएंगी। अब नेक्स्ट लेते हैं, हम समझते हैं ये तो क्या है, उच्चावच की दृष्टि से हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब हम जो मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया था उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसका जो डिवाइडेशन था वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क रेतीला जो राज्य की शुष्क प्रदेश है, क्या है, इसमें पच्चीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा विद्यमान है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश की विशेषताएं हैं। उसके बाद लेते हैं बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बालू का गर्त पाए जाते हैं, व खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके बाद आता है लूनी जवाई बेसिन। इसके बाद क्या आता है, लूनी और जवाई नदी का बेसिन। क्या आता है, लूनी जवाई बेसिन। इसकी क्या हम विस्तृत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ये क्षेत्र पाली, सिरोही, मेनली जालोर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग, जोधपुर के इस जो अपवा तंत्र है, लूनी जवाई का बेसन है, इसके अपवा तंत्र का निर्माण होता है। उसमें क्या जलोढ़ की अधिकता पाई जाती है, किसकी, जलोढ़ मिट्टी की। और जलोढ़ क्या है, उपजाऊ के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। इसमें उपजाऊ की दशाएं, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मृदा कहलाती है, उपजाऊ की दशाएं इसमें उपयुक्त पाई जाती हैं। उसके बाद आता है शेखावाटी प्रदेश, या कहें हम बांगर प्रदेश। उसके बाद क्या आता है, शेखावाटी प्रदेश कहें, या क्या कहेंगे इसको। और इसमें मुख्य रूप से आएंगे कौन कौन से जिले, सॉरी क्या, शेखावाटी, या क्या कहेंगे
बांगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, या इसमें सीकर और कौन सा, झुंझुनू। मुख्य रूप से तो कौन कौन जिला आएंगे, सीकर एवं झुंझुनू। और कुछ एक भाग इसमें लगेगा चूरू का एवं हनुमानगढ़ का। इस सारे प्रदेश को क्या कहेंगे, शेखावाटी प्रदेश कहेंगे। शेखावाटी प्रदेश में क्या आएंगे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ का कुछ एक हिस्सा। ये क्या प्रदेश क्या कहेगा, शेखावाटी प्रदेश कहलाएगा। और इसमें सीकर में मेनली कातली नदी का अपवातंत्र है, और रूपारेल या रूपा नदी, रूपारेल या रूपारेल या और क्या पाए जाते हैं इसमें, अर्धवर्ताकार बालू के स्तूप। क्या पाए जाते हैं, अर्धवर्ताकार बालू के स्तूप। और फोर्थ नंबर पे जो मरुस्थल, महान मरुस्थल का जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है, या 4 नंबर पे जिसका डिवाइडेशन किया गया है, वो है घग्गर का मैदान। क्या कहा गया है, घग्गर का मैदान। और घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र। घग्गर के मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, घग्गर नदी का जो मैदान है, घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदानी क्षेत्र में 2 जिले मुख्य रूप से आएंगे, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। कौन कौन से, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। इसमें कहा गया है कि वैदिक काल में, क्या कहा गया है, वैदिक काल में, कौन से काल में, घग्गर नदी है, इसको क्या कहते थे, सरस्वती नदी प्रभावित होती थी। जो अब इसको क्या कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, जो विलुप्त हो गई है, इसको क्या कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है। और मैंने कहा था घग्गर के तल को, घग्गर का जो तल है उसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, नाली। ये तो इसका पश्चिम के जो महान मरुस्थल है उसका डिवाइडेशन था, क्रम वाइज, श्रेणी वाइज। और अब जो इसकी मेनली विशेषताएं हैं, पश्चिम के जो मैदान है, महान मरुस्थल है, इसकी विशेषताएं हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या है। मेनली जो थार का मरुस्थल है उसको वायु इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें वायु अधिक वेग से चलती है। अधिक वेग से वायु को प्रभावित होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पूत भी कहते हैं, बरखान भी कहते हैं। उन सब चीज़ों का विवरण किया गया है, अब इसका हम अध्ययन करेंगे। तो क्या प्रभावित करती है महान मरुस्थल को, जो अपना महान मरु प्रदेश है, और इसका मरुस्थलीय क्षेत्र को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो क्या होता है, वायु। इसमें कभी कभी तो वायु का वेग इतना होता है कि जो वायु होती है उसकी स्पीड होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग भी, जो क्या है वायु के कारण अधिक विनाश भी होता है, और उससे नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। ये क्या है, अपर्दन के द्वारा एक नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, और एक विनाशकारी तत्व के रूप में भी आ जाती है। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बालू का स्पूत पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जो वायु उनसे किसका निर्माण होता है, बालू का स्तूप। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप।
और बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है? एक तो वायु प्लस में जो मरुस्थल की वनस्पति है इनके योग से, मरुस्थल वनस्पति के योग से क्या बनते हैं? स्तूप। और स्तूपों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न आकृतियों के कारण उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? रेखीय तथा पवनानुवर्ती। सबसे पहले क्या आएंगे? रेखीय या क्या कहेंगे? पवनानुवर्ती स्तूप। पवनानु रेखीय या पवनानुवर्ती स्तूप, इसको दो भागों में बांटा गया है। अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ। ये जो अनुदैर्घ्य होते हैं ये वायु के समांतर होते हैं, वायु के समानांतर। और अनुप्रस्थ होते हैं ये वायु के समकोण होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद आते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार। बरखान बालू का स्पूत होते हैं। और बरखान का निर्माण कैसे होता है? बरखान जैसे वायु का अपवाह होता है, वायु का अपर्दन होता है, वायु चलती स्पीड से कुछ अवरोध आ जाता है, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, ऐसे होते हैं। ये कुछ अवरोध आ गया, इधर से वायु आ रही है वेग से, और ये यहाँ कुछ अवरोध है, इस अवरोध के कारण ये मिट्टी इकट्ठी होती हुई ऐसे क्या है? बरखान का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? बरखान का निर्माण हो जाता है। तारा, फिर क्या आता है नेक्स्ट? तारा स्तूप। क्या? तारा बालू का स्तूप। मरुस्थल में हवा का अपवाह हो रहा है, हवा का अपर्दन हो रहा है, कोई झाड़ी आ गया, मरुस्थलीय पादप आ गए या कुछ जीवाश्म आ गए, उनसे क्या है? उस वायु का वेग में कुछ गतिरोध उत्पन्न होता है, और गतिरोध उत्पन्न होता है तो कुछ मिट्टी के कण रुक जाते हैं, और ये मिट्टी के कण धीरे धीरे इकट्ठे होते हुए तारा के रूप में कैसी आकृति ले लेते हैं? कुछ एक ऐसी आकृति में इनका निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तारा या पैराबोलिक बाला स्पूत। अवरोधी बालों का स्पूत। अवरोधी जो बालों का स्पूत होते हैं वो किसी अवरोध के कारण, वही तत्व होता है इसमें विद्यमान। कौन सा तत्व? कि वायु का अपवाह हो रहा है, और उस अपवाह के दौरान या उस अपर्दन के दौरान कुछ एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, किसी चीज से उसके रुकावट उत्पन्न हो जाती है, और उससे मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं, जो बहुत महीन भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं मैं कहूँ, और मध्यम भी आकार के होते हैं। एक मिट्टी के जो कण है उसका औसत मान जाता है कि मिट्टी के किसको कहते हैं? रेत। इसका व्यास होता है 1/16 mm का जो कण होता है वो क्या है? मिट्टी का कण कहलाता है। उसको उसको मिट्टी का कण कहला जाता है, दैट इज कॉल्ड सोल्स। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर, या जो नेक्स्ट कार्यशाला रहेगी, वो अरावली पर्वत श्रेणी होगी, या अरावली पर्वत श्रेणी का जो भाग है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए प्रभावी होगी। सभी को बहुत बहुत थैंक्स।